अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरबाब एंड आई वेलकम यू ऑल एट पॉजिटिवली हैप्पी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज़ ऑफ लाइफ सेशन का आगाज़ किया था, जिसमें हम अपने डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं और ताकि वो डिफरेंट टॉपिक्स पे आके बात कर सकें। तो इसी तरह ही आज हमारे साथ मिस अनीसा हबीब मौजूद हैं। शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आल्सो द मेंबर ऑफ पॉजिटिवली हैप्पी। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ और मैं आपको बताता चलूँ आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है ब्रिजिंग द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टीन्स एंड पेरेंट्स। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ और बाब आप कैसे हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैम आज का हमारा टॉपिक था टीन्स एंड ब्रिजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द टीन्स एंड द पेरेंट्स। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें थोड़ा-सा इस टॉपिक पे के बारे में बताएँ, इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में है? अच्छा, जैसे आज का टॉपिक है कि ब्रिजिंग द गैप। पहले तो इधर गैप का जो वर्ड है इसको थोड़ा-सा डिफाइन करना ज़रूरी है। गैप का यहाँ पे मतलब है कि जो एज गैप है, जो कि एक नेचुरल गैप है। क्योंकि दो पेरेंट्स और टीन्स एक मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में जो है पैदा हुए हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट इवेंट उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं। और इसी तरह बच्चों ने अपनी एज में ये सारी चीज़ें डिफरेंटली एक्सपीरियंस की हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक्स पे ये है कि जब हमारे थिंकिंग पैटर्न्स में और चीज़ों को माँ-बाप किसी और तरीके से चीज़ों को परसीव या देख रहे होते हैं इन फ्यूचर और बच्चे किसी और माइंडसेट के साथ या थिंकिंग पैटर्न के साथ चीज़ों को जो है देख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है और इस गैप को हमने किस तरह से ब्रिज करना है, उस पे जो है आज आप और मैं बात करें। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम अगर हम इस गैप की बात करें तो इस जनरेशन गैप की कोई वजह भी हो सकती है? अगर इस चीज़ के बारे में अगर आप हमें बताएँ थोड़ा-सा? हुँ, वजह बेसिकली है हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना किसी पर्सन को, ना किसी थिंग को। जो कि हमारा एक जो गैप आया है वो एक सोशल जो चेंज है उसकी वजह से है। जो माँ-बाप हैं वो एक जो कल्चरली जो उस टाइम का ज़माना है वहाँ पे एंकर्ड है उनकी सारी चीज़ें। और बच्चा जो अब का जो दौर चल रहा है या आने वाला है उसके अंदर जो उसकी रूट्स जो है एंकर हुई हुई हैं। तो ब्लेम किसी को भी नहीं कर रहे, ये एक सोशल चेंज है जो कि सब टाइम टू टाइम जो है एक्सपीरियंस करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ जो हमने देखनी है वो है कि जो हमारे पेरेंट्स जो हैं आपके और मेरे और यहाँ जो ऑडियंस सुन रही है उनके, वो उस आप कह लेते हैं दौर से बिलॉन्ग करते हैं जो कि बड़ी स्टेबल थी और जो वहाँ पे ग्रोथ कह लें या चेंजिंग थी वो बड़ी स्टेबल थी। अब का जो बच्चा है या जो अब जो एक जनरेशन आ रही है वो बहुत फास्ट और बहुत तेज़ी से मूविंग जो इवॉल्विंग स्टेट है उससे बिलॉन्ग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस सोशल चेंज को ही ब्लेम कर सकते हैं बजाए कि पेरेंट्स को ब्लेम करें या बच्चे को ब्लेम करें। अ, ठीक है मैम। मैम यहाँ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हम देखते हैं कि अब का जो दौर जो चल रहा है ये एक टेक्नोलॉजी का दौर है। मैम मेरा यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारी ज़िंदगियों में आ गई हुई है और बट अगर हम अपने से पीछे वाला एरा देखें तो उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इन नहीं थी मार्केट में। तो मैं ये यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये गैप आ रहा है पेरेंट्स में और टीन्स में, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है या जो भी गैप आ रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी है? इसमें कोई टेक्नोलॉजी जो है वो असर कर रही है या नहीं? टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एबिलिटी कह लें, इंटरनेट जो कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर रहा है अब या जो बेहतरी आती जा रही है टेक्नोलॉजी में, ये एक मेंटेनिंग फैक्टर हो सकता है, यानी कि जनरेशन गैप पहले से ही मौजूद है। जैसे मैंने कहा ये एक सोशल चेंज है नेचुरली, लेकिन ये एक मेंटेनिंग फैक्टर ज़रूर हो सकता है जिसको अगर हम बेहतर कर लें, तो हमारा ये जो जनरेशन गैप है ये मिनिमाइज़ हो सकता है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स का ताल्लुक है जो कि हम किड्स 20s के किड्स की बात कर रही हूँ। हमारे जो पेरेंट्स थे, उस टाइम पे उनका सिर्फ़ एक ही वे ऑफ कम्युनिकेशन होता था और वो फेस होता था वन पर्सन कम्युनिकेशन। आजकल के जो बच्चे हैं क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी है, मीडिया एडवांस हो गया है, तो हम ऑफलाइन भी कम्युनिकेट कर रहे हैं
और ऑनलाइन भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम दोनों साथ जो है कनेक्टेड हैं। तो टेक्निकल एबिलिटी जो है अगर इसको जो है बेहतर तरीके से पेरेंट्स के साथ मिल के जो है कोलैबोरेट करके समझे और उनको भी समझाएँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दे आर लेफ्ट बिहाइंड। उनको ऐसा लगता है कि वो पीछे हो गए हैं अपने बच्चों से, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आती तो शायद हम बेहतर तरीके से बच्चों से बात नहीं कर सकते, या उनके अंदर कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी रह जाती है। तो ये टेक्निकल एबिलिटी एक तरह से मेंटेनिंग फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल बच्चा जो है सारा दिन मोबाइल पे लगा है, अपनी कोई क्लासेस जैसे भी कोरोना के दिन में कैसे 360 डिग्री का शिफ्ट आया है। हम सारे जो है बहुत ज़्यादा ये वर्चुअल पे शिफ्ट हो गए हैं। तो पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता थी, तो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे पहली दफ़ा शिफ्ट हुए हैं इसके ऊपर, और वो पेरेंट्स जिनको इंटरनेट का बिल्कुल नहीं पता, उनको बहुत मसला आया बच्चों को असिस्ट करने में। तो यहाँ पर जो घर में आपके बड़े बच्चे और मौजूद हैं या कज़न्स हैं या लोग हैं, अगर वो मिलके उनको थोड़ा बहुत गाइड करते रहें, तो वो जो उनको एक लेफ्ट बिहाइंड एक इनसिक्योरिटी या डिफ़िकल्टी आती है शिफ्ट में, वो नहीं आएगी। और ये जनरेशन गैप बेहतर तरीके से मिनिमाइज़ भी हो सकता ठीक है मैम। मैम यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करूँगा आपसे कि हम जैसे देखते हैं कि ब्रिजिंग की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर जो अनब्रिजिंग हो रही है पेरेंट्स और टीन्स के दरमियान, तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो अनब्रिजिंग है, ये पेरेंट्स की तरफ से हो रही है या टीन्स की तरफ से हो रही है? है। मुझे नहीं लगता कि दोनों की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। कहीं पे थोड़ी-सी पेरेंट्स ने कोशिश करनी है, कहीं बच्चों ने कोशिश करनी है, ठीक है? बच्चों को भी ये समझने कि हम सारा ब्लेम हम पेरेंट्स के ऊपर नहीं डाल सकते कि जी आप अगर एक किसी पुराने वक़्तों से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपकी गलती है कि आप हमें नहीं समझ पा रहे। ये बात कहना मुझे लगता है बहुत ही जो है गलत होगी या जो है मुनासिब नहीं होगी। इसी तरह बच्चों को भी ये चीज़ जो है मुझे लगता है समझना ज़रूरी है कि द पेरेंट्स बिलॉन्ग टू द दैट एरा कि जहाँ पर जो है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी और वो अपने पर्सपेक्टिव में वहाँ राइट हैं। तो कुछ यहाँ पर बच्चों को भी चाहिए कि पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। देखें कि कहाँ पर वो पीछे रह गए हैं, कहाँ पर वो आपको समझ नहीं पा रहे बेहतर तरीके से, कहाँ पर आप उनको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी में कोई लैग बिहाइंड रह गए हैं, उन्हें कोई एप्लीकेशन समझने में, कोई मोबाइल का फीचर समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों को चाहिए कि पेरेंट्स को अपने 24 आवर्स में से टाइम निकाल के 5-10 मिनट उन्हें कोई ना कोई फीचर समझा दें। ठीक? क्योंकि ज़्यादातर अब पेरेंट्स जो है व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी डेली आए दिन महीने बाद कोई ना कोई फीचर अपडेट हो रहा होता है। तो बच्चे वही फीचर अगर माँ-बाप को प्यार से, तहम्मुल से बैठ के समझाएँ, क्योंकि माँ-बाप 1 से 2 दफ़ा पूछते हैं, तो बच्चे एकदम जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपको नहीं समझ आएगी, बस हमें नहीं पता, आपसे जैसे होता है वैसे ही करें। तो जिस तरह माँ-बाप बच्चों को एक बात बार-बार टोकते हुए तहम्मुल से समझाते हैं, बार-बार उसी प्यार से, अपनाइयत से समझाते हैं, तो बच्चों को भी अपनी बात को इसी तरह कम्युनिकेट करना है, जिस तरह उनकी अपब्रिंगिंग की गई है। तो ये चीज़ जो है दोनों तरफ से ही होगी। ठीक है मैम। मैम यहाँ पर अगर हम बात करें टीनेजर्स की, तो जब एक मतलब कि टीनेज में हमारे जो बच्चे हैं वो इंटर होते हैं एक दफ़ा, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वो फेस करना पड़ता है उन्हें, या इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ कट के आई, लेकिन मुझे ये समझ आया आप पूछ रहे हैं जो टीनेज बच्चों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट? ठीक। अ अच्छा देखो, जब बच्चा एक टीनेज में आता है ना, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा जो जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कह लें 10 से 14 या 14 से ऑनवर्ड का जो बैंड होता है, वो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ का होता है। उसके अंदर फिजिकल ग्रोथ भी फिजिकली हो रहा है, बॉडी में और डिफरेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। फिर जो है उसके अंदर इमोशनल चेंजेस आ रही होती है, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद जो इमोशनल चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस का एक रश लग जाता है, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, चीज़ें इमोशनली तौर पे समझ आनी शुरू हो रही होती हैं, बच्चा लॉजिकली अपने एक्सप्रेशन वे ऑफ एक्सप्रेशंस को बेहतर कर रहा होता है। फिर कुछ कॉग्निटिव चेंजेस भी आ रही होती हैं कि कॉग्निटिवली बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बेहतर होने जा रही होती है। अब वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा होता है, जैसे वो पहले नहीं कर रहा होता।
तो ये चेंजेस जब तीनों मिलती हैं तो बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन फ्यूचर सोच रहा होता है। अपने लुक्स को लेके भी हो सकता है सोचता हो, अपनी स्कूल परफॉर्मेंस को लेके भी सोचता हो, अपने फ्यूचर में उसने क्या गोल्स, एम, एम्बिशंस रखने हैं उसको लेके सोच रहा है। अपने जो है बहन-भाइयों के साथ किस तरह से उसने बेहतर से रहना है, घर का माहौल किस तरह से ठीक रखना है, अपनी बात कैसे कम्युनिकेट करनी है, किस हद तक फ्रीडम, इंडिपेंडेंस चाहिए, किस हद में हमें लिमिट्स और बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें उसके ज़हन में चल रही होती है, वो सही गलत हर तरह की इंफॉर्मेशन उस एज में प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये एज जो है चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है और यहाँ पर पेरेंट्स का सपोर्ट और पेरेंट्स की राइट इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी आप कह लो कि बहुत मैटर करती है बच्चा को एक कॉन्फिडेंस देने में और एक आप कह लो मोटिवेट करने में। तो जितना इस एज में बच्चे के साथ अवेलेबल होंगे, उतना ही इस एज में जाके जो ब्रिज बन जाएगा ना दोनों के अंदर, एक जो कह लें बच्चे के इनसिक्योरिटीज़ और बच्चे के कॉन्फिडेंस में, बच्चे के गुस्से और बच्चे को काम डाउन करने में, वो लॉन्ग टर्म कामयाब रहेगा। ठीक है मैम। मैम जैसा कि हम सब सुनते आए हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द की। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो हमें बताइएगा कि हम अपनी टीनएजर से किस तरह से बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो एक पॉइंट ये इसके अंदर है ना कि आपने बार-बार अपने आप को ये समझाना है जब भी आप बच्चे से कम्युनिकेट करने लगें कि आपको अपने बच्चे से बेहतर कोई नहीं जान सकता या समझ सकता। आपने अपने आप को पहले एश्योर करवाना है, वैलिडेट करवाना है, ठीक? फिर आपने ये समझना है यू आर ओनली द ब्रिज टू कामनेस। बच्चे के नाराज़गी, गुस्से यानी उसके इनएप्रोप्रिएट इमोशंस में और उसके एप्रोप्रिएट इमोशन या उसको काम डाउन करने में आप वो ब्रिज हैं और आप ही इस ब्रिज को जो है बेहतर तरीके से मजबूत कर सकते हैं और कायम दायम रख सकते हैं। फीलिंग्स को वैलिडेट करना सिखाना है। जैसे कि आपने बच्चे को कहना कि आज जैसे आपको अपने बच्चे की बॉडी, पेरेंट्स को बॉडी क्यूज़ जो है ना बहुत जल्दी समझ आ जाता है और पेरेंट्स को बॉडी क्यूज़ को लेके बहुत विजिलेंट भी होना चाहिए। अगर आपको अपना बच्चा किसी बात को लेके आज परेशान लग रहा है, डाउन डाउन लग रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आज आपको पैसिव लग रही है, तो उससे ज़रूर पूछे कि आज मुझे तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। अगर तुम किसी चीज़ को लेके परेशान हो, मुझसे बात करना चाहो तो मैं हर वक़्त अवेलेबल हूँ तुम्हें सुनने के लिए। ठीक? या जब तुम्हें टाइम लगे तो मेरे पास आके अपनी परेशानी का इज़हार कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने देखना है कि आप किस तरह से बच्चे की परेशानी को कम कर सकते हैं, कोलैबोरेटिवली करें। अगर तुम्हें लगता है कि ये मसला मेरे से बात करने के लिए ठीक हो सकता है, तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं तुम्हारी इसमें किस तरह से मदद कर सकती हूँ। कोलैबोरेटिवली मिलके सॉल्यूशंस को डिफाइन करना है। फिर डूइंग पे आना है यानी सजेशंस देनी है कि मेरे पास ये अगर बच्चा चाहता है कि हाँ, आप उसको सजेशंस प्रोवाइड करें, तो आप उसको ज़रूर सजेशंस प्रोवाइड करें कि ये सजेशन है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और फिर लास्ट में देखिए कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट से बहुत सही जब वो है तो वो देखता है कि माँ-बाप किस तरह से अपनी इमोशंस को, अपनी बात को मीनिंग देते हैं और कन्वे करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आप उसे बेहतर तरीके से एप्रोप्रिएटली अपोलोजाइज़ करते हैं, तो बच्चा भी ये वैल्यूज़ आपसे सीखता है कि आप किस तरह से अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, अपने इमोशंस का चार्ज आप कैसे ले रहे हैं। अक्सर वालिदैन जो हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा चीख-चिल्ला के बात करते हैं। यानी यहाँ पर पेरेंट्स को पहले अपने इमोशंस का चार्ज अपने हाथ में लेना है, कि आप कहीं अपने इमोशंस बच्चे पे तो नहीं प्रोजेक्ट कर रहे और बच्चे को ये मैसेज आ रहा है कि यू आर आउट ऑफ कंट्रोल राइट नाउ। तो उस लिहाज से बच्चा भी फिर आगे से बहुत ज़्यादा जो है थ्रेटन होके या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होके या हॉस्टाइल वे में जवाब देगा, तो उस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपका बच्चा जो है इस एज में जाकर जैसे आप उसे कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर इंस्टिल करना चाहते हैं क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है कोई लेकर पैदा नहीं होता, उसको ओवर द टाइम जो है हमें देकर सिखानी होती है या अपने एक्ट से सिखानी होती है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर आप उसको देना चाह रहे हैं तो एज अप्रोप्रिएट काम उसको बताना सीखें कि ये काम अब आप किया करेंगे या आपने अपने कमरे इस तरह से नीट करना है या ये तरीका है अप्रोप्रिएट, 1-2 दफ़ा करके दिखा दें। लिमिट्स खुद सेट कर दें कि मैं जब 5 मिनट्स में आऊँ तो एटलीस्ट बहुत सा पूरा कमरा ना साफ हो, क्योंकि आपको भी पता है कि एक बच्चा जो है आपका बच्चा एकदम सारा कमरा नहीं साफ कर सकता। लिमिट्स रख दें कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ तो तुमने एटलीस्ट अपनी बुक शेल्फ ठीक करें।
तुमने एटलीस्ट अपने कबर्ड का मैसेज ठीक कर लिया, तुमने ज़मीन से ये चीज़ें उठा ली। बाकी जब बाद में चीज़ें उसे आफ्टर कुछ टाइम के बाद करवाते रहे। एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस दें उसको, एज अप्रोप्रिएट फ्रीडम दें, चॉइसेस दें। चॉइसेस ऐसी है कि मेरे ख्याल से बच्चों को शुरू से ही देने लग जानी चाहिए। जब उसको समझ आनी शुरू हो तो कपड़े अपनी फेवरेट पहनना चाहे, तुमने येलो ड्रेस पहनना है या तुमने रेड ड्रेस पहनना है, तुमने इसका शूज़ पहनने हैं या तुमने इसका सैंडल्स पहनने हैं। तुमने अगर कोई बाज़ार गए हैं तो उसको पैसे बताएँ कि इतने पैसे इसमें तुम क्या लेना चाहोगे? तो टैग पहले देके फिर चीज़ लेना शुरू करें। तो एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस, फ्रीडम ये सारी चीज़ें देना शुरू करें। फिर उसके बाद जो है कम्युनिकेशन यहाँ से ब्रिज होती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं उनका अपना जो आप कह लें पेरेंटिंग होती है ना, वो थोड़ी-सी टॉक्सिक माहौल में हुई होती है। तो कहीं वो टॉक्सिसिटी भी कहीं न कहीं आने वाली जनरेशन से आने वाले बच्चों को अफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है मैम। मैम यहाँ पर मैं आपसे मतलब कि अपना लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो इसमें मैम ये है कि जो ये कम्युनिकेशन गैप होता है पेरेंट्स में या टीन्स में, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? आप काइंडली इसके बारे में थोड़ा बताइए। और आप हमारे पेरेंट्स को या टीन्स को कौन-सा ऐसा मतलब कि कुछ वर्ड्स बताना चाहेंगी, गोल्डन वर्ड्स, वो थोड़े अपने आप बताइएगा प्लीज़? अच्छा, एक जैसा भी मैं ज़िक्र कह रही थी कि एक मैं कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, घोस्ट इन द नर्सरी। इसका मतलब है कि कुछ जैसे अभी लास्ट भी मैं अपनी बात इसी पे लास्ट क्वेश्चन मुकम्मल किया मैंने अपना, कि कुछ पेरेंट्स की अपनी अपब्रिंगिंग बहुत टॉक्सिक या अब्यूज़िव हुई होती है ना, तो ओवर द टाइम बेशक उनकी जो बॉडी है वो ब्रेन जो है वो चीज़ें भूल जाता है, उनके पेरेंट्स उनके साथ क्या किया है। लेकिन बॉडी कहीं न कहीं उस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। इनडायरेक्टली या फिर अनकॉन्शियसली जो है वो चीज़ें बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर जाते हैं। बच्चों को भी ये चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि माँ-बाप अपना एक्सपीरियंस बताते रहते हैं। तो एक तो बच्चों को उनका पर्सपेक्टिव उस चीज़ से समझना ज़रूरी है कि उनकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है। तो कभी-कभी बच्चों के अंदर भी वो एक्सेप्टेंस या फॉरगिवनेस वाला आना चाहिए, बजाए कि बदला लेना, हॉस्टाइल फील करना, रिवेंजफुल फील करना, ये सारी चीज़ें। और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो दे आर एंजल्स इन द नर्सरी, कि उनकी अपब्रिंगिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई होती है, तो वो आने वाले मज़ीद जो है बच्चों की बेहतरी और अच्छे तरीके से करते हैं। अभी इसका ये मतलब नहीं कि जिनकी टॉक्सिक पेरेंटिंग हुई है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से आए हैं तो वो बच्चों की अच्छी नहीं कर सकते। दे कैन बी द चेंज। अगर वो चेन चलती आ रही तो वो चेन ब्रेकर बन सकते हैं। वो उस चीज़ से हट के काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं, अगर आप कहो पेरेंट्स के अगर ऊपर से ये ब्लेम हटाना है कि उनको लग रहा है कि दे आर नॉट मतलब इफेक्टिव इन डूइंग द पेरेंटिंग, तो पेरेंटिंग भी ना एक स्किल है और ये स्किल ओवर द टाइम जो है रिफाइन होती जाती है, क्योंकि बच्चा भी डेली इवॉल्व कर रहा है तो पेरेंट्स भी डेली इवॉल्व कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो पेरेंटिंग भी एक स्किल है। तो अपने आप को बिल्कुल ब्लेम ना करें अगर आपके बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया है या कोई गलत अल्फाज बोल दिए हैं या इनअप्रोप्रिएट चीज़ पे कर ली। इसलिए मैंने कहा कि इन चीज़ों जो इनएप्रोप्रिएट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पहले से बात करना शुरू करें। और एज़ सून एज़ आपसे कोई गलती हो गई है, बच्चे ने कोई बात कही, आपने उसको बेहतर तरीके से नहीं सुना, आप उस वक़्त ओवर रिएक्ट कर ले, बाद में आपको फ़ील हुआ कि नहीं वो तो ऐसे कह रहा था, मैंने तो बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर दिया। नो इश्यूज़, अक्सर पेरेंट्स कंपनसेट कर रहे होते हैं, मिसमैच स्ट्रैटेजीज़ कर रहे होते हैं। यानी कि वो बाद में उस चीज़ को कंपनसेट करते हैं, कोई प्यार से जेस्चर देके, कोई पसंद की चीज़ बना के, कहीं लेकर जाके, कोई छोटा-मोटा गिफ्ट देके, और कुछ पेरेंट्स सॉरी कहते भी करते हैं। तो एज़ सून एज़ आप अपनी गलतियों को बच्चों के सामने जो है कंपनसेट कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर बेस्ट। और पेरेंटिंग इज़ अ वेरी हार्ड स्किल, तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल ब्लेम ना करें अगर आप अभी भी अपने बच्चे के साथ जो टफ टाइम गुज़ार रहे हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन विद यू। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो इधर ही हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स के साथ हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।